हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 मेजर पेपर आप सभी बच्चों का हिस्ट्री है। और ये शायद हिस्ट्री का हमारा तीसरा नंबर क्लास है, यानी थर्ड क्लास होगा। इससे पहले 2 वीडियोस और बनाए गए थे या 3 वीडियोस बनाए गए, जाके देख लीजिए एग्जाम से पहले। और एग्जाम में यहाँ से आप सभी बच्चों को सारा का सारा सवाल लगभग कवर हो जाएगा। आराम से देखिएगा पेपर, कहीं आपको कुछ करना नहीं होगा, बस पढ़ के चले जाइएगा, आपको सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार अपडेट आएगा वहाँ पर शेयर किया जाएगा, ठीक है। देखिए, आपसे पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज सवाल मिलेगा। आपको जिस लैंग्वेज लिखना पाए, इंग्लिश हिंदी, वो आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल एकदम सिलेबस का पहला टॉपिक है कि हमारे पास जो हमारे भारतीय इतिहास है, ठीक है, उसके स्रोतों पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है या फिर थ्रो लाइट्स ऑन द सर्वे ऑफ सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एक देखिए हमारे पे एक ये सवाल और इंडिया के नामकरण पे लेके ये वाला सवाल, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाने वाला ये तो पेपर में सवाल होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर पहले चर्चा करें भारतीय इतिहास के बारे में, तो हमारे भारतीय इतिहास के बारे में देखिए 2 प्रकार के हम लोग स्रोतों को बांट सकते हैं। एक हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत आ गए हमारे पास, और एक होते पुरातात्विक स्रोत हो गए। इन 2 प्रकार से अगर हम अपने भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करें तो हम लोग 2 प्रकार जानते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय साहित्यिक इतिहास में संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत और अन्य भी साहित्य हो सकता है। तो हम लोग 2 कैटेगरी में इसको पढ़ने वाले हैं, जिसके तहत हम लोग सबसे पहले साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय साहित्यों की जो विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है, यह मत प्रकट किया गया है कि अधिकांश जो हमारे भारतीय जो साहित्य है का जो स्वरूप है उन्हें धार्मिक माना गया, और भारतीय द्वारा जो हमारे पुराण है, हमारा महाकाव्य जैसे साहित्य होने का दावा किया जाता है। इसमें हमारे घटनाएं और जो भी राजाओं की कोई निश्चित तिथियां यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, परंतु हमारे जो पुराण और महाकाव्य में इतिहास के प्रारंभ तथा तथ्य जो सुरक्षित है। यानी अगर हमारा पुराण और हम महाकाव्य देखें तो हमारे देखिए हमारे भारत से जुड़े हुए सभी सवालों जवाब मिलेंगे कि भारतीयों किनकी हमारी भूमि है या भारत में किस प्रकार के लोग रहते थे, तमाम जानकारी हमें मिलती है। राजाओं की वंशावली, उपलब्धि और जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार जैसे जैसे उनका विन्यास करना दुष्कर रहा है हमारे पास। जैसे हम लोग अपने वेदों को देखिए 4 भाग में बांटे हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। उनकी भाषा को वैदिक भाषा हम लोग कहते हैं। वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन हम इसे वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीयता जानकारी इसमें मिलती है। इसमें वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें इन्होंने क्या की, वेदांग की रचना की है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो 6 है, जिनमें पहला है शिक्षा यानी कि स्वर विज्ञान, दूसरा है कल्प यानी कर्मकांड, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त यानी व्युत्पत्ति विज्ञान, 5वां है छंद, तथा जो छठा नंबर हमारा है वह ज्योतिष यानी कि खगोल विज्ञान। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से यहाँ पर परस्पर यहाँ पर इसमें गुथा गया है। वेदों के अलावा जो हमारे ब्राह्मण हो गए, अन्य हो गए और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है तथा इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का जो विस्तार पूर्वक निरूपण भी किया गया। अरण्यक ग्रंथ और जो उपनिषद है, इनमें विभिन्न जो हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक जो समस्या है इनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। पुराणों की संख्या हमारी टोटल कितनी है बच्चों, 18 है, जिनमें से मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण है। ऐतिहासिक जो अध्ययन की हमें 5 शाखाएं पढ़नी है, जिनमें है पहला सर्ग यानी सृष्टि के अंतर जो उत्पत्ति होगी, फिर दूसरा हो गया प्रतिसर्ग यानी सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास, तीसरा हो गया हमारे पास मनवंतर यानी समय की जो पुनरावृत्ति होगी, चौथा हो गया वंश यानी राजा और ऋषियों की वंशावली, और 5वां हो गया हमारे पास वंशानुचित यानी कुछ चुने गए जो पात्रों की जीवनियां है। बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन का भी हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है, यानी शामिल मिलता है। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो अगला लिखा हुआ है जैन एवं बौद्ध साहित्य में प्राकृत एवं पाली भाषाओं में लिखे गए। प्राकृत भाषा जो है संस्कृत का एक रूप था और आरंभ में जैन साहित्य अधिकांश इसी भाषा में लिखा गया था। पाली को प्राकृतिक भाषा का रूप समझा जाता था, जिसका जो चलन है वो मगध में होता था। अधिकांश जो कैसे आरंभिक जो बौद्ध साहित्य है इसी भाषा में हमें लिखने का प्रमाण मिला है। बौद्ध भिक्षु के साथ साथ यह भाषा जो श्रीलंका पहुंची और वहां एक प्रमुख भाषा बन चुकी है। जातक कथाओं के नाम से जो प्रसिद्ध हमारे बौद्ध कृतियां, उनमें भी उनका ऐतिहासिक महत्व है कि क्योंकि उनका संबंध जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से। ऐसी 550 से अधिक हमें कथाएं मिली है। अगला कहा जाए हमारे पास धर्म जो सूत्र है स्मृतियों से सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। इन्हें प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था और समाज के लिए संविधान एवं विधि पुस्तकों का नाम दिया जाता है।
इन्हें धर्मशास्त्र भी हम लोग कहते हैं। इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य का स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो हम लोग जानते हैं, जो राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, मौर्य काल में लिखा गया था। यह पुस्तक 15 अभिकारों यानी अध्यायों में विभाजित की गई है और इसके विभिन्न अध्याय जिसमें राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। विशाख दत्त द्वारा जो लिखित नाटक मुद्रा राक्षस है में भी समाज और संस्कृति की यहाँ पर हमें झलक देखने को मिलती है। कालिदास जी का जो नाटक है, देखिए मालविका किनीरम, पुष्यमित्र के जो शासनकाल में कुछ घटनाओं और आधारित है, जिसमें वानभट्ट का जो हर्षचरित ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। वाकपति ने कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गौड़क हो नामक पुस्तक लिखी है। इसी कारण विल्हन द्वारा जो रचित विक्रमादेव चरित्र के जो उत्तरवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के उनके विषय में यहाँ वर्णन मिला हमें। विभिन्न राजाओं के आधार पर लिखी गई कुछ रचनाएं चिन्ही हैं, जिसमें जय सिंह का कुमार पाल चरित्र, हेमचंद्र का यहाँ पर कुमार पाल चरित्र अथवा दवाश्रव महाकाव्य, न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज राजवंश हम लोग जानते हैं। कलन द्वारा जो लिखित राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का हमें सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐतिहासिक अनुसंधान के अनेक विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक ग्रंथों के निष्पक्ष और प्रस्तुतिकरण के कारण आधुनिक इतिहासकार में हमें बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट बताया गया यहाँ पर आपसे बच्चों को कि यहाँ पर हमारे पास बताया संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्य चोल, चैर और पांड्य की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इस साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर 30,000 पंक्ति है। ये पंक्तियां मुख्य रूप से और ये हमें विभाजित की गई है। इस साहित्य में लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा तक यहाँ पर घटनाओं का विवरण मिलता है। देखिए, जो हमें विदेशी विवरण प्राप्त हुए उनमें प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त हुई। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूनान के जो प्राचीनतम लेखक में टीसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। कह सकते हैं टेसियस यूनान का जो राजवेद था तथा उसने यूनान अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु उनका जो विवरण है वो आश्चर्य कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण ये अविश्वसनीय हो गया है। फिर हेरोडोटस का इतिहास का हम लोग जानते हैं, जैसे अगर इतिहास का पिता बोला जाता है तो हेरोडोटस को बुलाया जाता है। उसने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखकों के निर्यात आंटोस्ट्रक्टस तथा अरिस्टोक्लेस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राज्यों मेगास्थनीस हो गया, डैमेक्स हो गया, आइडोनियस के नाम उल्लेखनीय जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इसमें मेगास्थनीस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वहीं पर अगर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आया था। इन्हें इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है। यद्यपि यह पुस्तक जो है मूल रूप में अभी उपलब्ध नहीं है तथा उनके कुछ अंश जो है उदाहरण के रूप में हमें एरिया, स्टेने, जस्टिन आदि की कृतियों से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है हमारे पास, एक अज्ञान यूनानी लेखक जो मिस्र में आ बसा था लगभग 80 ईसा पूर्व में भारतीय तट में अपनी व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर पेरिप्लस ऑफ द अरेबियन सी जो नामक पुस्तक है उसमें भारतीय के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। एक अन्य लेखक टालमी ने दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारे पास भारत का भूगोल लिखा। इसी तरह स्टिलनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय हमारे पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। जो चीनी यात्री हमारे पास समय से भारत आते रहे वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने यानी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। इसमें फाहियान, ह्वेनसांग एवं इसिंग प्रमुख थे। फाहियान चमुंडगुप्त जो विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 के बीच में आए थे। उन्हें अपने विवरण में मध्य देश की जनता की सुखी और समृद्ध बताया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उनकी यात्रा वृतांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों विवरण प्राप्त होता है। इसमें हर्षकालीन जो कैसे भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर यहाँ प्रकाश डाला जाता है। इस्यांग 671 ईस्वी में भारत आए थे और अपना विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के जो भारत दशा का उन्होंने क्या किया वर्णन किया है। फिर अरबी जो लेखक में अल बैरूनी का नाम यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय है। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद यानी भारत की खोज में यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन किया, किंतु उसे अपनी समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उपयुक्त लेखकों के अलावा कुछ तिब्बती लेखक भी, जिसमें लेखक तारानाथ हो गए हैं हमारे पास। 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कयूपर तथा तंग्यूपर में यहाँ पर हमारे भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त मिलती है। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री जो मार्को पोलो था, जिसने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। उसका जो वृत्तांत है पांडे इतिहास के लिए यहाँ पर उपयोगी माना गया है। तो ये हमने जितने पढ़े अभी सारे के सारे हमारे पास कहते हैं ये हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। अब हम लोग देखे जानेंगे जो पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें हमें
कह सकते हैं पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक वो विज्ञान है जिसमें हम लोग माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन इतिहास काल के यानी प्राचीन काल के लोग के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए इन स्रोतों का जो उपयोग केवल 2 शताब्दी पहले हुआ। इसी से हम हड़प्पा सभ्यता जैसी नई संस्कृतियों का ज्ञान हुआ है। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के हमें साक्ष्य मिले, जिनमें अभिलेखीय साक्ष्य हो गया, मुद्रा साक्ष्य हो गया, स्मारक साक्ष्य हो। तो पहला हमारे पास अभिलेख है। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जो हमें स्रोत है वो उत्कीर्ण लेख है। उत्कीर्ण लेखक के बताए वहाँ उत्कीर्ण लेखकों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिखने की सबसे प्राचीन जो हमारी प्रणाली है वो हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। इसमें जो हमारे सम्राट अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अभिलेख 4 लिपि यानी दाली, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी में। रुद्रमान का जो जूनागढ़ अभिलेख है जो 2वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया था, प्रांजल संस्कृत का प्राचीनतम उदाहरण है। आगे चल के समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ हो गए, पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है तथा भोज के जो ग्वालियर शिलालेख यहाँ प्रसिद्ध हुए हैं। फिर सिक्कों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। इतिहास के निर्माण में सिक्कों का महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। भारत के प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिकांश चांदी के थे, परंतु कुछ सिक्के जो हमें प्राप्त हुए वो चांदी के भी प्राप्त हुए, तांबे के प्राप्त हुए। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से लेकर मगध तक और मगध से लेकर मैसूर फिर दूर दक्षिण में मिले। साहित्य ये कह सकते हैं इन सिक्कों का कर्षापन कहा गया है। भारत में पहली बार जो लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो इंडो ग्रीक या फिर हिंदू जो यवन कह सकते शासक थे उनको कहा जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हम 39 से अधिक भारतीय यूनियन का पता चलता है जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम छोटे से क्षेत्र पर अपना शासन किया था। कुषाण, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ हमारा नीचे चलिए, मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ, ठीक है। पीडीएफ 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिए आगे 1 मिनट रुक जाइए बस, ठीक है। देखिए ये पीडीएफ में हमारा थोड़ा सा आ गया यहाँ ऊपर, और देखिए ये पुरातन हम लोग पढ़ लिए, सिक्के पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पुरातात्विक जो स्रोत मिले या पुरातात्विक जो स्मारक मिले उनके बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए जो पुरातात्विक स्मारक, इनके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती। इनमें विभिन्न युगों की जो सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्मृतियों का हमें बोध होता है, ठीक है। जो प्राक यहाँ पर इतिहास के क्षेत्र में ये अनुभव पता चलता है कि हम उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियों 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी। कश्मीर, और यहाँ कश्मीर होगा, कश्मीर नहीं होगा, कश्मीर नदी घाटियों में हमें ऐसे औजार एवं अवसर प्राप्त हुए जिनके अलावा पुरातात्विक खोजों में पता चलता है कि भारत में शैल चित्र की जो परंपरा है 12,000 वर्ष से भी ये कितनी अधिक पुरानी है, ठीक है। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरा सवाल जो हो गया हमारे पास भारतवर्ष के, देखिए नाम पर, ये सवाल पेपर में एकदम 100% आएगा क्योंकि सिलेबस का जो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष की अवधारणा पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। तो चलिए इस सवाल को हम लोग शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि प्राचीन भारत कह सकते हैं हमारे पास एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्हें इस विशाल उपखंड को अखंड भूमि समझा गया। संपूर्ण देश को भरत नाम का एक प्राचीन कुल के नाम पर भारतवर्ष हमारा नाम दिया गया और उसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हमारे जो प्राचीन कवियों, दार्शनिक और ग्रंथों ने इस देश की कल्पना एक अखंड इकाई के रूप में की। हिमालय से समुद्र तक विस्तृत इस भूमि को उन्होंने एक सार्वभौम राजा द्वारा शासित किया गया है। जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक, पश्चिम में सिंधु घाटी तक अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, उनकी सभी ने स्तुति की है। उन्हें चक्रवर्ती कहा गया है। देश में इस प्रकार की जो राजनीतिक एकता है कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व जो 3री सदी में जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का साम्राज्य था वो सुदूर दक्षिण के अलावा शेष पूर्व भारत में फैला हुआ था। पुनः ईसा की 4वीं सदी जो समुद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, समुद्रगुप्त की विजय सेना गंगा की घाटी में तमिल देश की सीमाओं तक पहुंच गई। ईसा की 7वीं सदी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उस हर्षवर्धन को हराया जिससे संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना गया था। फिर राजनीतिक एकता के अभाव में यहाँ पर बावजूद संपूर्ण देश में राजनीतिक संरचना का स्वरूप बहुत कुछ एक जैसा ही रहा, बनता रहा। विजेता और सांस्कृतिक नेताओं ने भारत की कल्पना एक भौगोलिक इकाई के रूप में की है। विदेशियों ने भारत की एकता को स्वीकार किया। सर्वप्रथम वे सिंधु घाटी वासियों के संपर्क में और उन्होंने पूरे देश को इसी नदी का नाम दिया। हिंद शब्द जो हमारे पास है संस्कृत के सिंधु से बना है। कालांतर यूनानी ने देश इंडिया कहलाया और फारसी तथा अरबी में से हिंद कहा गया। भाषा और संस्कृत दृष्टि से देखा जाए तो देश को हमारे पास यहाँ बताया हुआ है
देश को एक सूत्र में बांधने के भी यहाँ पर हमारे प्रयास किए गए हैं। ईसा पूर्व तीसरी जो सदी में देश की जो सामान्य भाषा थी वो प्राकृत थी। देश में कोने कोने में फैले हुए अशोक के शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। बाद में यही जो कैसे दर्जा संस्कृत को मिला और देश के जो सुदूर क्षेत्रों में यह भाषा बन गई। यह प्रक्रिया जो है ईसा की कह सकते हैं 4वीं शताब्दी के गुप्त काल से सुस्पष्ट होगी। गुप्त काल के बाद राजनीतिक दृष्टि से देश यद्यपि छोटे मोटे राज्यों से बटा था, पर राजकीय जो दस्तावेज थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। फिर अगला बताया हुआ है कि प्राचीन हमारे जो महाकाव्य यानी कि हमारे रामायण महाभारत पठन पाठन जो है वो तमिल, यहाँ पर हमारे तमिल देश में उतनी ही उमंग और जो कह सकते हैं श्रद्धा भाव से होता था जितना कि वाराणसी एवं तक्षशिला के जो पंडित समाज में यहाँ उनका चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला बताया हुआ हमारे पास कि यहाँ पर इन महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें भारतीय कह सकते हैं इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया गया। पर भारत के सांस्कृतिक हमारे मूल्य विचारों को चाहे जिस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो हर देश में हमारे पास इनका साथ एक सा ही रहेगा। पुराणों में कह सकते हैं अंडाकार ब्राह्मण की परिकल्पना की गई है जो ऊर्ध्वाधर रूप से स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक होगा हमारे पास विभाजित है। पृथ्वी की संकल्पना एक समतल चकली के रूप में की गई जिसे भूखंड के 7 संकेंद्रीय मंडल तथा उनके बीच में क्रमशः खारा पानी, चाशनी, मधुरित, दुग्ध तथा शुद्ध पानी के सागरों का अस्तित्व बनाया गया है। जम्बू द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है जिसका दक्षिणी भाग जो भारतवर्ष कहलाता है तथा जिसके ठीक मध्य भाग में स्वर्ण मेरु पर्वत श्रृंखला का उदय होता है। इसके भारतवर्ष नामकरण के पीछे लगाए जाने वाले बहुत सी अनुमान में से एक मत है कि भारत कहे जाने वाले लोग जैसे जो हम भारत का नाम पड़ा है वो दुष्यंत शकुंतला के जो उत्पन्न पुत्र उनके भरत उनके नाम पर दिया गया। इस प्रकार में भूगोल और सृष्टि वर्णन का जो अद्भुत सम्मिश्रण देखा जा सकता है। भारतवर्ष के विषय में पौराणिक मान्यता है कि यह 9 खंडों में बटा हुआ है जो परस्पर समुद्र द्वारा पृथक होते हैं, किंतु इसके पर्वतों, नदियों तथा अन्य स्थानों जिनमें कुछ भी पहचान की जा सकती है का उल्लेख देखकर ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों के रचनाकार जो है भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों से परिचित थे और उन्हें एक ही सांस्कृतिक इकाई के रूप में यहाँ देखा जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण हमारा भारत कह सकते हैं या इस प्रकार हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप को अति प्राचीन काल में एक भौगोलिक साथ ही साथ एवं सांस्कृतिक जो इकाई है के रूप में यहाँ पर देखा गया है। जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे राष्ट्रों का अस्तित्व उसकी तुलना में अति यहाँ पर कह सकते हैं आधुनिक है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो इतिहास है वस्तुतः इसे विभिन्न क्षेत्रों एवं अंतर क्षेत्रों के बीच में परस्पर संपर्क एवं समन्वय का इतिहास है जिनके बीच मौर्य, मुगल तथा ब्रिटिश साम्राज्यों को शीर्ष बिंदुओं पर समय समय पर राजनीतिक एकीकरण में स्थापित किया सका। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर हमारे पास कि भारतीय जो कह सकते हैं उप महाखंड है एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है जिसमें और यह अधिकांशतः क्या है उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर में हिमालय और शीर्ष 3 बिंदुओं में समुद्र से घिरा हुआ है। हिमालय क्षेत्र के संचार में साधन अभी भी पूर्ण विकसित नहीं क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है तो वहाँ नेटवर्क स्थापित में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर उत्तर पश्चिम में सुमेलन की जो पर्वत हो गए, दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी और खेबर, बोलन और गोमल दर्रों से पार की जा सकती है। दक्षिण की ओर से बलूचिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रृंखला हो गया, किरियार पर्वत श्रृंखला हो गया, दोनों में पार किया जा सकता है। इन दर्रों में भारत और एशिया के बीच एक कह सकते प्राक ऐतिहासिक कला से आगमन जारी है। फिर अगला बताया हुआ यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान और सोवियत मध्य एशिया के जो लोग हैं हमलावरों तथा अपरासी के रूप में भारत आए और भारत में आके बस गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम की ओर विस्तार किया जाता है हिंदू कुश कहा जाता था। सिंधु और ऑक्सस के बीच जो अलंग बाधा नहीं साबित हुआ। मध्य एशिया के साथ कह सकते हैं जो व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध जो स्थापित करने में इन दरों ने बड़ा ही सहयोग निभाया है। हिमालय से ही बताया गया, हिमालय में ही कश्मीर और जो नेपाल की उपत्यकाएं हमारे पास है। कश्मीर की जो घाटी है यहाँ पर बताया गया, कश्मीर घाटी चारों ओर से ऊंचे जो पहाड़ों से घिरी हुई है। इसमें अपनी अलग अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली गई है, लेकिन यहाँ दर्रे जो है यहाँ लेकिन कई दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। ऐतिहासिक भारत का जो वक्ष स्थल है ऐसी महत्वपूर्ण नदियों से निर्मित है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण लबालब भर जाती है। नदियों का ये जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर सिंध के मैदान हो गए, मध्य में गंगा यमुना का दो आप वाला क्षेत्र हो गया, पूर्व में मध्य गंगा की द्रोणी होगी और सुदूर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की द्रोणी होगी। यह क्षेत्र जो है काफी दुर्गम है, घने जंगलों से घिरा हुआ है और जिनकी भूमि बहुत कठोर है। लोहे के औजार के विकसित में साफ करना असंभव है। अंत पश्चिमी जो प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल पहले किया गया और बड़ी बड़ी बस्तियों का विस्तार जो है आमतौर पर पश्चिम से पूर्व किया होता था। फिर बताया यहाँ पर हमारे पास सिंधु और जो गंगा के मैदानों में मुख्यतः खेती की जाती थी। इन क्षेत्रों में हमारे गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि जो मध्य तथा निम्न गंगा के मैदान थे उनमें चावल पैदा किया जाता है
हड़प्पा जो संस्कृति का उद्भव और विकास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ। वैदिक सभ्यता का जो उद्भव है वो माना जाता है पंजाब में हुआ, और विकास जो है यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है पश्चिमी घाटी में हुआ था। मुख्यतः लोहे की जो इस्तेमाल पर आए जो वैदिकोत्तर संस्कृति जो है मध्य गंगा की घाटी में फली फूली। निम्न गंगा की घाटी और उत्तरी जो बंगाल में पहली बार गुप्तों में इतिहास में पाया गया था। इसी प्रकार हमारे पास बताया हुआ है उपयोग परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जो इंडिया, हिंदू तथा हिंदुस्तान जैसे शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से जुड़ी है। प्राचीन चीनी स्रोत से इन भूमि को सेंतु ग्रंथों में, ग्रीक ग्रंथों में इसे इंडिया कहा गया, जबकि फारसी अभिलेख में हिंदू को डेरियस के अकमानी राजा के साम्राज्य हिस्सा माना गया। तो इस प्रकार देखिए सभी ने अपने अपना क्या किया यहाँ पर नामकरण के बारे में बताया हुआ है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, पेपर में डिट्टो एकदम याद रखिएगा। 20 नंबर का सवाल से तो कम ये नहीं पूछा जाए, क्योंकि इतना बड़ा सवाल भाई कम से कम 5 से 6 पेज तो आपको लिखने में लग जाए। तो 5 से 6 पेज मतलब समझ लीजिए आपको 20 नंबर तो आराम से यहाँ से सवाल में पेपर पूछा जाएगा। देखिए अगला सवाल मैं आपसे बच्चों समझा नहीं रहा हूँ, आप लोग क्या करिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत के जो पर्यायवाची शब्द है उसमें अनादि अवधारणा है। भारत के जो विभिन्न नाम में हिंदुस्तान, हिंद, भारतखंड, जय, इंडिया, ये सब का देखिए पर्यायवाची इनका कहानी बताया जाना है आपको। तो यहाँ से यहाँ पहला लिखिएगा। थोड़ा ये बड़ा सवाल है, ये 15 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, तो लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करते रहिएगा, सारा सारा लिखते रहिए, ठीक है। ये हमारे बताया हुआ अगला पॉइंट है। फिर यहाँ प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ बताया हुआ है कि किसने क्या नाम दिया था। फिर अरब और यूनान के बारे में बताया हुआ है, हिंदुस्तान शब्द का। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर बताया हुआ सारा का सारा। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले आराम से लिखते रहिएगा। बाकी एग्जाम में आप सही बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ से सारा का सारा सवाल देखिए आपके सिलेबस से कंप्लीट कर दिया गया। तो मस्त से लिखिए, आराम से बैठी बैठिए। जो बाकी सवाल रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।